हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। हम लोग केजीएस आईएएस के टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे। इसी क्रम में 16वें टेस्ट को हम लोग देख रहे थे, जिसका पार्ट 1, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 50 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब इसमें हम लोग 51 से आगे प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दें कि ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। खान ग्लोबल स्टडीज़ के द्वारा जो टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके टेस्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, फिलिप वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच के संबंधों को दर्शाता है? तो फिलिप वक्र की जहां तक बात है, ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो अंतर संबंध है, ठीक है, उसको जो है ये दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में कारक लागत पर जीडीपी और बाजार मूल्य पर जीडीपी के बीच प्राथमिक अंतर को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है। बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं और सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाता है। कारक लागत में दोनों शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो कारक लागत और बाजार मूल्यों पर जीडीपी के बीच प्राथमिक अंतर यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की ट्विन बैलेंस शीट समस्या का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? ठीक है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी है। बैंकों और बड़े कॉरपोरेट उधारकर्ताओं दोनों की तनावग्रस्त बैलेंस शीट, यही जो है ट्विन बैलेंस शीट की समस्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 5F फार्मूला में 5 एप्स को सही रूप से दर्शाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। खेत, भोजन, फाइबर, कारखाना, फैशन। ध्यान दीजिएगा, खेत माने फार्म, इसमें भी एफ है। भोजन फूड, फाइबर कारखाना माने फैक्ट्री, और फैशन फैशन। ठीक है, तो यही जो है आपको 5F फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अर्थव्यवस्थाओं में अधिक मुद्रा आपूर्ति के कारण उपभोक्ताओं मांग में बढ़ोतरी और कीमतों में वृद्धि। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति के कारण उपभोक्ता मांग में वृद्धि और कीमतों में वृद्धि। ठीक है, यही जो है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का प्राथमिक कारण है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2015 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है, इसका प्राथमिक उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्ति और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करना। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करना। स्टेटमेंट थर्ड है, प्रमुख खनिजों के पट्टाधारकों के लिए डीएमएफ में योगदान देना अनिवार्य है, जबकि गौण खनिज के पट्टाधारकों के लिए यह वैकल्पिक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये वैकल्पिक नहीं है, बल्कि यह भी अनिवार्य है। फिर स्टेटमेंट 4 कहता है, डीएमएफ के तहत एकत्रित धन का उपयोग राज्य सरकार अपनी मर्जी से कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए कोई विशेष दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि केंद्र सरकार जो है इसके लिए दिशा निर्देश जारी करता है। इसका अगर सही उत्तर पूछा जाए, हमें सही का चयन करना है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही था, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चली थी, उसमें अपनाए गए महालनोबिस मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हमें महालनोबिस मॉडल जो है, नेहरू महालनोबिस मॉडल, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें पता करना है कौन से सही है कौन से गलत। आइए देखते हैं। इसमें भारी उद्योगों पर जोर देते हुए तीव्र औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है, यह पूंजी गहन परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं था। स्टेटमेंट थर्ड है, इसका उद्देश्य भूमि सुधार के माध्यम से समान आय वितरण करना था। ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट 4 है, इसमें विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को कम करने के लिए आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हमें सही का चयन करना है, तो 1 और 4 जो है सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं।
58 में कहता है राष्ट्रीय आय के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मूल्य वृद्धि पद्धति में दोहरे गणना से बचने के लिए सकल उत्पादन से मध्यवर्ती उपभोग घटाया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। व्यय विधि में सभी व्ययों को जोड़कर राष्ट्रीय आय मापी जाती है, जिसमें पुराने वस्तुओं की खरीद भी शामिल होती है। ये स्टेटमेंट गलत है, पुराने वस्तु शामिल नहीं होते हैं। स्टेटमेंट थर्ड कहता है आय विधि में केवल अर्जित आय शामिल होती है और हस्तांतरण भुगतान को इसमें शामिल नहीं किया जाता या उसको नहीं जोड़ा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें सही का चयन करना था, 1 और 3 सही है, ये हमारा उत्तर जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संगठन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? तो इसका उत्तर जो है बी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपीपी भारत का एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की माल मात्रा में अल्पकालिक उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। इसे मासिक आधार पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ जो कि सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय मौसवी के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा प्रकाशित और संस्कृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य समिति का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो रिजर्व बैंक के द्वारा जो डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया था, उसके लिए सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उत्तरदायी और नैतिक रूप से अपनाने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, करंट में ये न्यूज रहा था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यहाँ से ज्योग्राफी शुरू हो रहा है। पहला कथन क्या कह रहा है? यह वह अयस्क है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह मुख्य रूप से तृतीय निक्षेपों में पाया जाता है और लेटराइट चट्टानों से संबंधित होता है। तीसरा है, यह भारत के तटीय क्षेत्र में भी पाया जाता है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस खनिज का वर्णन करते हैं? तो ध्यान दे सकते हैं, इसमें जो है बॉक्साइट होगा। ठीक है, बॉक्साइट। ठीक है, एल्युमिनियम का निर्माण जो है बॉक्साइट से होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। मध्य अटलांटिक रीच किस प्रकार की प्लेट सीमा का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ध्यान देंगे कि इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, अपसारी सीमा। ठीक है, जब दो प्लेट जो है ना आपस में एक दूसरे से दूर जाती है, ठीक है, अलग अलग होती है, तो नीचे में जो बेनी ऑफ जोन्स में जो मैग्मा मौजूद होते हैं वही इनसे निकलते हैं। ठीक है, और थोड़ी मात्रा में इधर और थोड़ा इधर, ठीक है, इकट्ठा होते हैं और यहीं पर जो है मध्य अटलांटिक रीज का निर्माण होता है, मिड ओशनिक रीज। ठीक है, MOR, मिड ओशनिक रीज, कटक का निर्माण होता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ चुके होंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्री होता है अपसारी सीमा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। भारत में बंजर भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंजर भूमि, आपको पता होगा बंजर भूमि क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? बंजर भूमि भूदृश्य का स्थायी हिस्सा होती है और इसे उत्पादक उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत है। स्टेटमेंट 2 कहता है वर्ष 2000 में भारत में बंजर भूमि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल हर साल लगातार बढ़ रही है। तो हर साल लगातार नहीं बढ़ रहा है, ध्यान देंगे ये। स्टेटमेंट थर्ड कहता है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी के अनुसार भारत में बंजर भूमि का सबसे अधिक विस्तार जम्मू और कश्मीर में है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें सही कथन को चुनना था, तो केवल 3 यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है भारत की स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा का मैदान मुख्य रूप से मेघालय के पठारी क्षेत्र में फैला हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। दूसरा है अरावली पर्वतमाला में पश्चिम में स्थित रेगिस्तान क्षेत्र मुख्य रूप से राजस्थान के मैदान का हिस्सा है। ये बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है पंजाब और हरियाणा के मैदान थार रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित है। स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 4 है गंगा का मैदान पश्चिम में यमुना के संगम से लेकर पूर्व में मिजोरम तक फैला। देखिए मिजोरम नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल तक फैला है। तो ये स्टेटमेंट 4 भी गलत है। हमें सही उत्तर का चयन करना है, 2 और 3 सही है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन
बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। दक्षिण भारत की अपवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिमालय पर्वत निर्माण के दौरान भूमि में झुकाव के कारण प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश प्रमुख नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, ठीक है, और पश्चिम से चलकर पूरब की ओर जाती हैं। वहीं दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, नर्मदा और तापी नदियां अन्य प्रमुख नदियों की तरफ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये पूर्व की तरफ नहीं, बल्कि नर्मदा और तापी जो है ना, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, तो ये गलत होगा। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर जो है, हमें सही का चयन करना है, तो केवल एक होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तटीय पवनों के कारण ग्रीष्म काल गर्म और आर्द्र होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, शीतकालीन वर्षा अटलांटिक महासागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड कहता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अधिकतम वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ ठंडा का जो ऋतु होता है, शीत ऋतु, उसमें वर्षा होती है। तो हमें सही उत्तर का चयन करना है, तो केवल दो जो है वो सही है, यानी बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्पष्ट रूप से यह समझाता है कि पवना पहाड़ों की पवनाभिमुख किनारा यानी लीवार्ड साइड प्रायः मरुस्थल क्षेत्र क्यों बन जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है स्टेटमेंट वन है, ए। उतरती हुई हवा की नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, और ये रुद्धोष्म रूप से गर्म होने के कारण, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे, ध्यान देंगे, तो पाएंगे कि जो पहाड़ का जो लीवार्ड साइड होता है वो प्रायः मरुस्थल हो जाता है। उसका कारण यही है कि जो हवा जब उधर से उतरती है, तो वो नमी धारण करने की क्षमता उसमें बहुत कम होती है और बहुत ड्राई रहती है, जिसके कारण जो है वो क्षेत्र पूरा मरुस्थलीय हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 कहता है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडलीय संकट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो हमें एटमॉस्फेरिक ध्यान देना है, ठीक है, वायुमंडलीय। तो पहला जो है ब्लिज़ार्ड, ये होगा। भूमि का धंसना, वायुमंडल से कोई लेना-देना नहीं है। हिमस्खलन का भी जो है वायुमंडल से कुछ लेना-देना नहीं। ओलावृष्टि वायुमंडल का एक कारक होता है। तो 1 और 4 जो है सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कुछ भूमध्यरेखीय सीमांत क्षेत्रों के विशिष्ट दोहरे अधिकतम वर्षा पैटर्न को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। वर्ष में 2 बार सूर्य की ऊपरी स्थिति के कारण संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्ष में 2 बार सूर्य की ऊपरी स्थिति के कारण संवहनीय वर्षा होती है। स्टेटमेंट सी जो है ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, गुच्छित वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, ये बस्तियां ग्रामीण क्षेत्र में घरों के संघ और आसपास बने समूह के रूप में होती हैं। तो स्टेटमेंट वन जो है ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू कहता है, ये बस्तियां आमतौर पर उपजाऊ जलोढ़ मैदान और पश्चिमी राज्यों में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमें चुनना है, तो केवल एक जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। औस, अमन और बोड़ो शब्द भारत में किस फसल की खेती से संबंधित है? ध्यान देंगे, औस, अमन और बोड़ो जो है ये चावल धान की खेती से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। 72 कहता है, भारत की जलवायु और मौसम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, मॉनसून शब्द अरबी शब्द मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ ऋतु है। ये बिल्कुल सही है। हैली की तापीय अवधारणा के अनुसार मॉनसून भूमि और समुद्र के अलग-अलग तापमान के कारण उत्पन्न होने वाली स्थल और समुद्री हवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है, आधुनिक मौसम विज्ञान अनुसंधान यह स्वीकार करता है कि भारत में मानसूनी वर्षा पूरी तरह से पर्वतीय प्रकृति की होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पूरी तरह से पर्वतीय प्रकृति की नहीं होती है। चौथा स्टेटमेंट कहता है, हैली की तापीय अवधारणा की एक आलोचना यह है कि इसमें पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाली क्रोलिस प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें सही उत्तर चुनना है। 1, 2 और 4 इसका सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं।
73 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क और कोयला दोनों ही भार हानि वाले कच्चे माल हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 कहता है सूती वस्त्र उद्योग में भारी हानि वाले कच्चे माल का उपयोग नहीं होता है और आमतौर पर यह बड़े शहरी केंद्रों में स्थित होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी सही है। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये तटीय तापमान को बढ़ाती हैं और भारी वर्षा का कारण बन सकती हैं। स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है जब ये ठंडी समुद्री धाराओं से मिलती हैं तो कहरे बनाने की स्थिति बनती है। स्टेटमेंट भी सही है। ध्यान देंगे कि जहाँ पर ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरा तो बनता ही है। इसके अलावा वो क्षेत्र जो है वो मछली उत्पादन के लिए भी काफी प्रसिद्ध और बेहतरीन होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है ये तटों के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण की संभावना को कम कर देता है। तो देखिए ये संभावना को कम नहीं बल्कि संभावनाओं को बढ़ा देता है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है भारत के खनिज संसाधनों पर इसके भौगोलिक विभाजनों के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीन प्लेटोनिक संरचना में लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे धात्विक खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार हैं, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है हिमालय क्षेत्र के जटिल टेक्टोनिक इतिहास के कारण वहाँ धात्विक खनिजों की संभावनाएं सीमित हैं, लेकिन तेज ढलानों वाली नदियों के कारण यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल है। ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड है थार रेगिस्तान की अवसादी संरचनाएं कोयले के भंडार से समृद्ध है जो भारत की तापीय ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये गलत है। रेगिस्तान नहीं बल्कि ये जो छोटा नागपुर पठार जो है वो क्षेत्र कोयला के लिए महत्वपूर्ण भंडार है। ठीक है। स्टेटमेंट 4 देखते हैं सिंधु गंगा के मैदान का जलोढ़ आवरण खनिज अन्वेषण को प्रतिबंधित करता है, लेकिन नदियों के तल में प्रेशर गोल्ड यानी बालू से मिलने वाला सोना के अल्प भंडार पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। यानी 1, 2 और 4 सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न परजीविता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो परजीविता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है परजीवी हमेशा अपने होस्ट को मार देते हैं। देखिए ऐसा नहीं, हमेशा अपने होस्ट को मारते नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 कहता है यह तब होता है जब दो जीव परस्पर क्रिया करते हैं लेकिन एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को हानि होता है। तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड है गाय की आंतों में टेप वर्म यानी फीता कृमि का चिपकना परजीविता का एक उदाहरण। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसीलिए हमारा 76 का सी ऑप्शन जो है सही होता है। 26 का सी। चलिए 77 देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मीथेन CH3 होता है, CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं ग्रेजिंग यानी चारागाह खाद्य श्रृंखला केवल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है। ये गलत है। ठीक है। ये सिर्फ स्थलीय नहीं बल्कि मेराइन है ना, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी पाया जा सकता है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि ग्रेजिंग और डेट्रिटस खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी नहीं होती। ये भी गलत है, ये आपस में जुड़ी हो सकती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है डेट्रिटस खाद्य श्रृंखलाओं के लिए प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये सही है। ठीक है। हमें सही उत्तर चयन करना है, केवल 3 सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 78 का बी। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। कहता है भारत के पूर्वी तटरेखा पर विशिष्ट तटीय विशेषताओं और बंदरगाह अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें गलत कथन को चुनना है। आइए देखते हैं गलत कथन। पहला स्टेटमेंट कहता है उड़ीसा में स्थित पारादीप बंदरगाह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुख्य रूप से क्योंझर की खदानों के लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कोरमंडल तट जो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है रेतीले समुद्री तटों और चेन्नई के पास स्थित पुलिकट झील के लिए जाना जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है 1881 में स्थापित चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना चालू कृत्रिम बंदरगाह है जो कंटेनर माल और पेट्रोलियम उत्पादों
ये परिवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो स्टेटमेंट भी सही है, तो क्लियरली स्टेटमेंट हमारा 4 गलत होगा, ठीक है? तो यही हमारा सही उत्तर होगा डी। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह झारखंड के कोयले भंडार के निकट होने के कारण कोयला के निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बंदरगाह है, लेकिन यह मुख्य रूप से झारखंड के कोयले क्षेत्र से जुड़ा कोयला निर्यात केंद्र नहीं है। यह लौह अयस्क और पेट्रोलियम सहित विविध प्रकार के माल का संचालन करता है और झारखंड के कोयले के बजाय बैलाडीला खदानों जैसे स्थानीय संसाधनों से अधिक निकट है, ठीक है? तो विशाखापत्तनम के बारे में ये चीज जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। हमें इस प्रश्न में गलत स्टेटमेंट ढूंढने कह रहा था, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? इसकी अध्यक्षता जो है ना भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ना कि पर्यावरण मंत्री के द्वारा। स्टेटमेंट 2 है, यह एक वैधानिक निकाय है। ये बिल्कुल सही है और इसको जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया है। हमें गलत ढूंढना है, तो केवल एक जो है गलत है, इसलिए ए हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। चलिए 81 कहता है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कौन सी भाषा भारत की लोक भाषा थी? तो ध्यान देंगे, प्राकृत भाषा जो है वो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की लोक भाषा थी, ठीक है? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राकृतिक भाषा भारत के अधिकांश क्षेत्रों में संप्रेषण के माध्यम से उभरी। इसका प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेखों में प्राकृत के व्यापक उपयोग से मिलता है, जो उस समय इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। वामयान घाटी में बुद्ध की मूर्तियां और गुफा कला किस बौद्ध कला शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो ध्यान रखेंगे, ये गांधार शैली से जुड़ी हुई हैं। 83 देखते हैं, हमें शासकों और उसका मूल क्षेत्र इसका देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सी सुमेलित है, ठीक है? तो चेर की जहाँ तक बात है, तो हम लोग पढ़ते हैं पांड, चोल, चेर। तो चेर जो है ये तमिलकम क्षेत्र से जुड़ा, ये बिल्कुल सही है। शक जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, ये भी सही है। और कुषाण जो थे वो पश्चिम भारत से संबंधित हैं, वेस्टर्न इंडिया से। तो ये बिल्कुल सही, तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 84 देखते हैं। 84 कहता है, 84 प्रश्न कहता है, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गुप्त शासकों के ने रूपक नामक सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है? क्यों गलत है समझिए, कि गुप्त शासकों ने दिनार नाम के अनेक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, ठीक है? तो यहाँ पे रूपक नहीं बल्कि दिनार होगा। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 है, वराहमिहिर गुप्त काल के समकालीन थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वराहमिहिर जो थे वो एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, ठीक है? और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, प्रमुख विद्वानों में गिने जाते थे। तो इसलिए हमें सही का चयन करना है, केवल 2 जो है सही, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस कला रूप में लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता था? तो ये लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग जो है ये कांस्य मूर्ति कला के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है? तो कांस्य मूर्ति कला जब बनाई जाती थी हड़प्पा काल में, उसमें लॉस्ट वैक्स तकनीक का ही प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान तिल और सरसों की खेती की जाती थी। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है? इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले माने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है? तो इसलिए हमारा सही उत्तर जो है 1 और 2 दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज में गोमत शब्द का क्या अर्थ था? तो गोमत जो है वो धनवान व्यक्ति को कहा जाता था, ठीक है? धनवान व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। 88 देखते हैं। 88 में कहता है, महाजनपद काल के दौरान कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शिकारी और संग्राहक शासक को कर के रूप में वन उपज प्रदान करते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चरवाहों से पशुओं और पशु उत्पाद के रूप में कर देने की अपेक्षा की जाती थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। बुनकर या लोहार को प्रत्येक महीने का एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था। तो ये भी सही है, ठीक है? तो महाजनपद काल में इस प्रकार की कराधान प्रणाली थी। हमें सही चयन करना है, तो ऑप्शन डी जो है ये सही होगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 तीनों सही है।
89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है उत्कल किस प्राचीन भारतीय साम्राज्य का दूसरा नाम है जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ प्रारंभिक समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता था? तो ध्यान देंगे कि उत्कल जो था वो कलिंग के लिए प्रयोग किया जाता था, उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा। ठीक है, कलिंग साम्राज्य के लोग जिन्हें उत्कल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाले पहले लोग थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। आमिर खुसरो के संबंध में क्वेश्चन है। आमिर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन ढूंढना है। ठीक है, गलत कथन ढूंढना है। तो सबसे पहले तो यही चेक करना है कि गलत ढूंढना है कि सही, तो आप लोग इसे देख लेंगे। इसलिए मिस्टेक्स होता रहता है इससे। तो सबसे पहले आप ये फिगर आउट करें क्वेश्चन में कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। उन्होंने तुगलक नाम की रचना की जिसमें फिरोज तुगलक के शासन काल का वर्णन था। तो देखिए यही स्टेटमेंट जो है ना, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने फिरोज शाह तुगलक नहीं बल्कि गियासुद्दीन तुगलक के लिए जो है ये पुस्तक का लिखा था। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट हमें गलत मिल गया है, इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, उन्होंने कौल की रचना की। कौल जिन्हें कवाली भी कहते हैं, तो उन्होंने कौल की रचना की जो चिश्ती संप्रदाय की कवाली परंपरा में आरंभ या समापन पर गाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड डी कहता है उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का समर्थन किया, तो बिल्कुल, क्योंकि वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो इस वजह से वो सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का समर्थन करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? सूफी संत के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, और ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट किसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, पहला है, वह बाबा फरीद के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। दूसरा है, उन्होंने दिल्ली को चिश्ती सिलसिला का एक प्रमुख केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सुल्तानों और आमिरों की संगत से दूरी बनाए रखी और राज्य से अलग-थलग रहना पसंद किया। तो ये स्टेटमेंट जो है तीनों, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में संदर्भित या बताता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में अफ़गान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था, ये बिल्कुल सही है। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, तो ये भी सही है। ध्यान देंगे पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो सही उत्तर हमें चयन करना है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दोनों सही है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। 93 देखते हैं। मध्यकालीन भारत में अमरा, भंडारवाद और मान्य शब्द किससे संबंधित हैं? मध्यकालीन भारत में अमरा, भंडारवाद और मान्य शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये सब जो है वो विजयनगर साम्राज्य के दौरान भूमि स्वामित्व प्रणाली है। ठीक है, अमरा, भंडारवाद और मान्य जो है ये विजयनगर साम्राज्य के दौरान की भूमि स्वामित्व प्रणाली है। अब यहाँ पे देखिए विजयनगर की बात आई है, तो विजयनगर से संबंधित एक फैक्ट ये ध्यान लीजिएगा कि यहाँ पर जो है एक खास प्रकार की भू स्वामित्व प्रणाली पाई जाती थी। ठीक है, जिसे अमर नायक प्रणाली कहते थे। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत के की जो इक्ता प्रणाली थी उसी से संबंधित थी या उसी पैटर्न पे थी। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। विजयनगर वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते रहे हैं, तो इसे आप लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में खुद, मुकदम और पटवारी कौन थे? तो ध्यान देंगे कि ये जो थे मुक्ति की सहायता करने वाले ग्राम स्तरीय पदाधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, तो खुद, मुकदम और पटवारी जो थे वो मुक्ति की सहायता करने वाले ग्राम स्तरीय पदाधिकारी थे। ठीक है, चलिए आप लोग अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे होंगे तो आप बताएंगे कि ये दीवान ए अर्ज, ठीक है, ये दीवान ए आरिज विभाग जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी और ये दीवान ए आरिज जो है वो किस विभाग से जुड़ी हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 95 पे। 95 कहता है प्रारंभिक मध्यकाल की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन का चयन करना है। आइए देखते हैं। पहला कथन है, वंशानुगत मुखिया गांव में प्रभावशाली स्थिति में आ गए थे, ये बिल्कुल सही है। इस स्टेटमेंट बी कहता है सामंतवाद के उदय से गांव की स्वशासन व्यवस्था कमजोर हो गई थी, ये भी सही है। थर्ड है कि किसानों पर
कर और बेगारी का भारी बोझ डाला गया था, ये भी सही है। स्टेटमेंट 4 है, यह इस काल में दास प्रथा अस्तित्व में नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? दास प्रथा तो इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, है ना? आप जैसा जानते होंगे कि मध्यकाल जो है, उसमें पहला जो राजवंश है वो मामलुक वंशी है, गुलाम वंशी है ना? तो गुलामी जो है वो अस्तित्व में था और बहुत ज़्यादा ही था, ठीक है? इसलिए स्टेटमेंट डी जो है गलत है। 96 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, एक राजनीतिक सुधारक, वनस्पति शास्त्री और प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक और भारतीय पक्षी विज्ञान के पोप कहा जाता है। ठीक है? तो ध्यान देंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ये ए.ओ. ह्यूम से जुड़ा हुआ है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से जुड़ा हुआ है। ठीक है? ए.ओ. ह्यूम हम लोग जानते हैं भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में जो है इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। ठीक है? तो ए.ओ. ह्यूम वो जो थे एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ठीक है? इसके अलावा वो वनस्पति शास्त्री थे, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक भी थे, ठीक है? उन्हें भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें ए.ओ. ह्यूम के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन धर्मों और दर्शन शास्त्रों के अध्ययन को बढ़ावा देना था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसकी स्थापना कलकत्ता में भिखाजी कामा ने की थी। तो ये गलत है, ठीक है? भिखाजी कामा के द्वारा जो है ना इसका शुरुआत नहीं किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है? हमें सही का चयन करना है तो केवल एक जो सही है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 98 पे विचार करते हैं। पहला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो जहाँ तक आंग्ल मराठा युद्ध की बात है, 1766 के आसपास हुआ था, 1766 से 1769 तक। ठीक है? इसके अलावा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं। ठीक है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से 1782 तक चला था। इसके अलावा प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की बात करेंगे तो ये 1824 से 26 तक चला। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1766 से 69 तक चला था और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के दौरान हुआ था। तो इसको अगर हम लोग कालक्रम के अनुसार सजाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है हमारा ये आएगा 1766 वाला, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर दूसरे नंबर पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आएगा, तीसरे नंबर पर आंग्ल वर्मा युद्ध आएगा और चौथे नंबर पर आंग्ल सिख युद्ध आएगा। इसको इसी क्रम में सजाते हैं, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। तो 3, 1, 2, 4 जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है? इस क्रम को आप लोग एक बार ध्यान देंगे, ठीक है? ये साल जो है कई बार जो टाइम टेबल है हिस्ट्री में, अगर आप उसका भी आप बेसिक ध्यान दे देते हैं, उससे भी कुछ सवाल बन जाते हैं। और ये सब जो है प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए थे, उनका नाम दिया गया, तो उसको आप कालक्रम में सजाएँगे तो ये उत्तर आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को निम्नलिखित में से किन कारकों ने प्रभावित किया? तो आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास क्यों हुआ, इसका उदय क्यों हुआ, ये पूछा जा रहा है। उसके कारकों को अगर हम बात करेंगे तो पहला भारतीय पुनर्जागरण, बिल्कुल ये कारण था। दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्यवादियों नीतियों पर प्रतिक्रिया, ये भी सही है। तीसरा है फ्रांसीसी क्रांति, तो आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति का अहम योगदान है ना? भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से अ, प्रभावित हुए थे। वहाँ के जो विचार थे, उनसे प्रभावित हुए, वहाँ के जो लेखक थे, उनके विचारों से प्रभावित हुए। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारक है। फिर चौथा स्टेटमेंट है, भारत में अंग्रेजों द्वारा आधुनिकीकरण की शुरुआत। तो आधुनिकीकरण के कारण भी भारतीयों में राष्ट्रीयवाद की अवधारणा बढ़ी थी, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 तीनों चारों जो है इसका सही उत्तर होगा, इसलिए स्टेटमेंट डी जो है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला स्टेटमेंट है, इस आंदोलन को शुरू करने से पहले कांग्रेस से औपचारिक स्वीकृति नहीं ली गई थी। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है? क्योंकि पहले ली गई थी। स्टेटमेंट 2 कहता है, हिंसा के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था, तो ये गलत है। हिंसा के कारण इसको वापस नहीं लिया गया था। तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य या परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी, ठीक है? इसलिए इसे वापस लिया गया था। स्टेटमेंट 3 कहता है कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच सभी गोलमेज सम्मेलन केवल इस आंदोलन के बाद ही हुए थे। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। हमें सही उत्तर का चयन करना है, तो ध्यान देंगे कि सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है, ठीक है?
तो 100 का बी जो है सही उत्तर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 51 से लेकर 100 प्रश्नों को देख लिया है। ये 16th टेस्ट जो था उसका पार्ट बी था, ठीक है? इसमें हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा है। अब हम लोग पार्ट 3 में 101 से 150 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।